नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे लगभग 30 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं और क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। 76 मैं इससे पहले 75 तक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। वो 3 पार्ट में अपलोड की गई है, उसे देखिए। उसके बाद 76 से सॉल्व कीजिए। लगभग हम 200 प्रश्न सॉल्व करेंगे अलग अलग पार्ट में। एक साथ करने पर क्या है, वीडियो भी बड़ी बनती है और आपका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैं शॉर्ट में कम टाइम में आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिले और आप उसे सॉल्व करके बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं, लेवल कैसा था। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, यानी कि 76। इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली की अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली है। यानी व्याकरण शिक्षण की इनमें से कौन सी विधि है जो अमनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है करके सीखना, जिसमें बच्चे सक्रिय रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो, वो होती है अमनोवैज्ञानिक। अमनोवैज्ञानिक विधि बतानी है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, आगमन, निगमन या भाषा संसर्ग प्रणाली को हम विधि भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा 76 का, पाठ्य पुस्तक प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 77। शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसे हम कहते हैं। शिक्षक क्या करता है, गद्यांश शुद्ध पढ़ता है और बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। हम इसे कहेंगे आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन या संवेद वाचन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ए, आदर्श वाचन, जो कि शिक्षक के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद बच्चे अनुकरण वाचन करते हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षक के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 78। निगमन विधि है, यानी कि निगमन विधि कैसी है, मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, कुछ कह नहीं सकते या उक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें नियम जो होते हैं बच्चों को पहले से ही रटवा दिए जाते हैं, उन नियमों के आधार पर बच्चे प्रयोग करके उदाहरण करते हैं। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक विधि नहीं जबकि अमनोवैज्ञानिक विधि है निगमन विधि। मनोवैज्ञानिक विधि आगमन विधि को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बच्चे उन उदाहरण के माध्यम से सूत्र नियम तक पहुंचते हैं, इसलिए ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, अमनोवैज्ञानिक विधि है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है निरीक्षण, अनुकरण, श्रवण द्वारा, निरीक्षण, श्रवण, अनुसरण द्वारा, श्रवण, निरीक्षण, अनुसरण द्वारा या फिर श्रवण, अनुकरण, निरीक्षण द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था में बच्चा क्या करता है, पहले सुनता है, फिर उस भाषा को समझने की कोशिश करता है, यानी कि निरीक्षण करता है और फिर अनुसरण करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, श्रवण, निरीक्षण और अनुसरण के द्वारा प्रारंभिक अवस्था में भाषा सीखता है। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है 80। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण के हेतु उपयुक्त विधि है। उपयुक्त यानी उपयुक्त होगा, यहाँ पे र नहीं आएगा, उपयुक्त विधि है यानी कि उपयोगी विधि है। आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि या उक्त विधि। तो अगर वाक्य विश्लेषण करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि रहेगी आगमन विधि। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 81। मौन वाचन से क्या लाभ है। ज्ञान की वृद्धि होती है, अवकाश के समय का सदुपयोग होता है, योजना बनती है या फिर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मौन वाचन का लाभ होता है बी, अवकाश के समय का सदुपयोग होना। राइट आंसर है बी। यहाँ पर ज्ञान की वृद्धि होना ये भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ज़्यादा जो सही है वो हो जाएगा बी, अवकाश के समय का सदुपयोग होना। अगला प्रश्न है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है क्या है। विषय निर्धारण करना, उद्देश्य का निर्धारण करना, बिंदु निर्धारित करना या फिर समय निर्धारित करना। यहाँ पे बिंदु होगा है, बिंदु निर्धारित करना या समय निर्धारित करना। तो शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है उद्देश्यों का निर्माण करना, उद्देश्य बनाए जाना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, उद्देश्य निर्माण। अगला प्रश्न देखिए 83।
निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं। निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं, 7 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 8 होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षण विधि के 2 प्रकार होते हैं। बी यहाँ पर राइट होगा। कौन सा? एक तो निरीक्षण और एक निदानात्मक। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2। अगला प्रश्न है 84। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, ये सभी भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न देखिए 85। रेखीय अभिक्रमित है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन या कंप्यूटर सहाय अनुदेशन। तो राइट आंसर होगा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसके द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा BF स्किनर, यानी कि इसके प्रयोगकर्ता, इसके प्रवर्तक है BF स्किनर। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? बी। अगला प्रश्न देखिए 86। निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है? सैनिक विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि या फिर अनुकरण विधि। यहाँ पे अभिक्रमित होगा, अभिक्रमित अनुदेशन विधि या फिर अनुकरण विधि, यानी व्यय साध्य जिस पर खर्चा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भाषा शिक्षण यंत्र विधि। अगला प्रश्न है, तो सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर? 86 का बी। अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी? यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दी गई है, बतानी है किसने दी है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। यह परिभाषा दी गई थी एलन और ईव के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 88। अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? अध्यापक ने सहमति में सिर हिलाया। सकारात्मक शाब्दिक, सकारात्मक अशाब्दिक, नकारात्मक शाब्दिक या नकारात्मक अशाब्दिक। यानी कि सहमति में सिर हिलाया, ये तो सकारात्मक है, यानी सी और डी तो गलत हो जाएगा। लेकिन सकारात्मक में भी कौन सा होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे बी रहेगा, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। क्योंकि शिक्षक ने सहमति में सिर हिलाया, अगर वो बोल करके शाबाश बहुत अच्छा अगर वो बोलता तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाता है, यानी शाब्दिक पुनर्बलन। लेकिन सिर हिलाया है तो राइट आंसर बी रहेगा, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। अगला प्रश्न है 89। संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य। फिर से देखिए, संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं? किसके हैं ये? उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, शामपट लेखन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या प्रस्तावना कौशल। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक हैं। अगला प्रश्न है 90। श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? श्रवण, पठन, लेखन भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य या सृजनात्मक उद्देश्य। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कौशल उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, सीतावाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? दृश्य है, श्रव्य है, द्रष्टव्य है या फिर स्पर्श है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रव्य सामग्री है सीतावाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है 92। मूल्यांकन शिक्षण में आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ब्लूम, हर्बर्ट, मॉरिसन या ग्लोवर। तो राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन शिक्षण में जो आयाम है वो ब्लूम के द्वारा दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 93। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि होती है, कितनी होती है? 28 मिनट की, 30 मिनट की, 42 मिनट या फिर 36 मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 मिनट, डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 94। इकाई योजना का पद नहीं है, 4 में से कौन सा पद इकाई योजना का नहीं है वो बताना है। प्रस्तावना प्रश्न लिखना,
संपूर्ण इकाई को उप विभागों में बांटना, उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना, शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रश्न लिखना, यानी प्रस्तावना प्रश्न लिखना। ये इकाई योजना का पद नहीं है। अगला प्रश्न है 95। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। श्रुत लेखन यानी सुनकर के लिखना, उसका उद्देश्य नहीं है। लेखन गति का विकास करना, वाचन गति का विकास, एकाग्रचित्तता का विकास या फिर शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, वाचन गति का विकास। श्रुत लेखन विधि में वाचन गति का विकास नहीं होता है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी लेखन गति का विकास होता है, एकाग्रचित्तता आती है और शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का बी। अगला प्रश्न है 96। फलालेन बोर्ड का प्रयोग होता है, फ्लो का प्रयोग होता है लेखन कार्यों में श्रवण हेतु, चित्र प्रदर्शन हेतु या फिल्म पट्टी का प्रदर्शन हेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा किस कार्य के लिए इस बोर्ड का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्र प्रदर्शन हेतु। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 97। अनुकरण वाचन के भेद है कितने, 2, 3, 4, 5। तो अनुकरण वाचन के कितने भेद हैं, अनुकरण वाचन के 2 भेद हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 98। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया किसके द्वारा, राधाकृष्णन आयोग द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रभावी रूप से बल दिया था 1986, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन को नियमित एवं समग्र बनाना, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना, मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना या फिर मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना। ये गलत बात है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 100। चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है, यांत्रिक श्रव्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य श्रव्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य सामग्री या इनमें से कोई नहीं। यानी कि चित्र विस्तारक यंत्र यांत्रिक है लेकिन किस प्रकार का है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यांत्रिक दृश्य सामग्री। अगला प्रश्न है 101 आता लेकिन बाय मिस्टेक 2 आ गया, यानी कि 2 लिखने में आ गया, तो ये 101 है। भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाषा दक्षता कौशल का विकास किया जा सकता है सभी के माध्यम से। ये सारे ऑप्शन सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। 102 देखिए, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। रचना शिक्षण के मुख्य रूप कितने होते हैं, 5, 3, 2, 7। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक। ओके। अगला प्रश्न है 103। उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए उत्साहवर्धन, अभ्यास, उपहास या फिर सहानुभूति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या नहीं होना चाहिए, उपहास नहीं होना चाहिए। सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण की शुद्ध लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है, वर्तनी दोष दूर करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना या हस्तलिपि सुधारना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्तनी दोष दूर करना। ये शुद्ध लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अंतिम प्रश्न है 105। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन भाषा है, यानी कौन सी भाषा है, ये पूछा गया है। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन या रूसी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संस्कृत, यानी कि ए यहाँ पर सही होगा। ओके दोस्तों, ये लगभग 30 प्रश्न हैं, इन्हें कीजिए और बताइए आपकी कितने सही हो रहे हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।